हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोट-सावर्त लॉ। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोट-सावर्त लॉ, या जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट। ठीक, तो कोई भी कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कराएंगे उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इससे पहले कुछ थोड़ी बहुत चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट क्या था, और उसके अलावा मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आज बात करने वाले हैं बायोट-सावर्त लॉ की, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इन 1820 में क्या हुआ कि 1820 में ऑयस्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि जो भी मूविंग चार्ज होगा वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में आप चार्ज को मूव करा दीजिए, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस कंडक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसी मैग्नेटिक फील्ड की और स्टडी किसने की, बायोट-सावर्त ने की। ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ, तो बायोट-सावर्त लॉ क्या स्टेट्स करता है, बायोट-सावर्त लॉ जो कहता है कि बायोट-सावर्त लॉ जो फाइंड आउट करता है, या जो कह सकते हैं बायोट-सावर्त लॉ से जो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, वो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बायोट-सावर्त लॉ हम लोगों को क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात हो रही है। ओके, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, इट इज ऑब्वियस ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज की वजह से उन्होंने जो निकाला वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी बताया, एज वेल एज मैग्नीट्यूड जो होगा यानी उसकी इंटेंसिटी होगी वो भी बताया, ड्यू टू मूविंग चार्ज, या कह सकते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि लेट एक्स वाई बी ए आर्बिट्रेरी कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया कि एक कोई आर्बिट्रेरी कंडक्टिंग वायर ले लिया। भैया कंडक्टिंग वायर लेने का मतलब ये हो गया कि इट ऑब्वियस उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाए। ठीक है, तो आर्बिट्री मतलब उसका कोई एग्जैक्ट शेप या साइज नहीं था। ठीक है, तो ये लीजिए उन्होंने एक एक्स वाई कंडक्टिंग वायर ले लिया। ठीक है, अब इसको सर्किट से आप जोड़ सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहां पर हमने कहा एक्स से वाई की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने कहा इसमें आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ओके, आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो जब आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो देखो कल मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में, कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा किसी भी वायर की वजह से, किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना था आपको, उसके दाएं साइड जाना था और उसी डायरेक्शन में क्या बना देना था आपको, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया ऐसे, तो डायरेक्शन यानी कि क्या हो जाएगा, इट इज ऑब्वियस एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखो हम लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमने कहा लेट पी बी ए पॉइंट इन वैक्यूम एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। और कहां से फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, किसी इस एट डिस्टेंस
आर, सॉरी डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारे लिए, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, अब देखो ये मैंने कोई एग्जैक्टली स्ट्रेट तो नहीं लिया है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर से किस एंगल पर, किसी थीटा एंगल पर है। ओके, तो ये सारी कंडीशन हो गई। अब जब ये कंडीशन हो गई तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई किसके लिए, वायोट सावर्थ के लिए, कि वो प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने एक लॉ दिया, उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब एक काम कर लेते हैं, हमने कहा कि बहुत स्मॉल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब बहुत स्मॉल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो भी बहुत स्मॉल प्रोड्यूस होगा। बट इनिशियली उन्होंने कहा कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैग्नेटिक फील्ड बेटा वेक्टर क्वांटिटी है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां कि ये तो भैया इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट है तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जब स्केलर क्वांटिटी है तो आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, आप कैसे बता रहे हैं यहां पर जो है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ये जो है IDL है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट विद रेस्पेक्ट टू लेंथ है। तो अब ये पूरा लेंथ लेंगे तो IL हो जाएगा, और स्मॉल वेक्टर क्वांटिटी मैंने ले लिया, तो मैंने कहा कि किसी भी O पॉइंट पर जो स्मॉल वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है, IDL है। ओके, इस IDL, अब ये क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, DL इज अ वेक्टर क्वांटिटी, I इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो इस IDL वेक्टर की वजह से एट एंगल थीटा और एट R डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, DB वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, हमने स्मॉल लेंथ लिया है, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, DB वेक्टर हो जाएगा। तो बायोट सावर्थ लॉ के अकॉर्डिंग, बायोट सावर्थ लॉ ने कहा कि जो DB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाई R क्यूब। ठीक है, ये कहां से आया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। F इज इक्वल टू कितना होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर। ठीक है, तो F वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R क्यूब। क्यों, क्योंकि R यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, R वेक्टर अपॉन R होता है। ठीक, या यूनिट A यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा था, ये क्या होता है, A वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A वेक्टर, तो वही चीज हो गया। ठीक, तो यहां पर जो ये फोर्स था इलेक्ट्रिक फोर्स, वही किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में, बट इसकी क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है। ओके, हाँ, तो यहां पर आ जाते हैं, मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। जो कंसेप्ट है DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, अच्छा देखो यहां पर अगर सिर्फ आप क्या लेते, इलेक्ट्रिक करंट ले लेते, तो I वेक्टर क्रॉस R वेक्टर तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। ठीक है, क्योंकि I का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं था, तो I वेक्टर क्रॉस A वेक्टर तो आप नहीं ले सकते ना। कभी आपने सुना है कि A क्रॉस B वेक्टर, नहीं, आप दो क्रॉस वेक्टर लेते हैं हमेशा। तो यानी कि दोनों वेक्टर क्या होने, दोनों वेक्टर होने चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जब आपने सोल्यूशन निकाला तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, आपसे कोई पूछे क्या होता है, दूसरा कहे अरे एक चीज बताइए मुझे, A क्रॉस B वेक्टर क्या होगा, नहीं, तो आप स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं स्केलर और वेक्टर का, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होना जरूरी है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या लगा दिया, IDL वेक्टर लगा दिया। ओके, तो यहां पर DB वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब, वेयर I इज स्केलर क्वांटिटी, DL वेक्टर एंड R इज वेक्टर अपॉन R क्यूब क्या है, ये भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो DB वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I
dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई db वेक्टर इज इक्वल टू। तो उन्होंने जो बायोट-सावर्ट ने कहा, उन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और dl मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हो गई। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। जनरली जो आपको याद रहेगा वो किस में याद रहता है? स्केलर फॉर्म में। तो हम स्केलर फॉर्म ले लेते हैं। ये देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो हम लोगों को पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? डीएल आर साइन थीटा हो जाएगा। Therefore dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। एक आर इस आर से कैंसिल आउट, आर स्क्वायर। हेंस dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे लिए? स्केलर फॉर्म। किसके फॉर्म में हो गया? स्केलर फॉर्म में हो गया। नाउ हम लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB is directly proportional to dl, dB is directly proportional to sin theta, dB is inversely proportional to 1 upon r square। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर में आप प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा आप लेंथ ले लेंगे, यानी डीएल इसके क्रॉस ले लेंगे और ज्यादा ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी। इसके अलावा थीटा, ये थीटा क्या करते जाएंगे? यूं टर्न करते जाएंगे एट 90 डिग्री, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। इसका मतलब थीटा जितना ज्यादा आप लेते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी, और ये डिस्टेंस जितनी दूर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। और वैसे भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस वायर के जस्ट पास में, ठीक है, और ये अबव की तरफ जा रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्चुअली दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। ओके, तो यहां पर जब आप डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकालेंगे, जब दिया होगा वैल्यू आई जे के फॉर्म में, तो वो निकल जाएगा, यानी एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में, या तीनों के डायरेक्शन में है। ठीक है, किस में है ये सब पता चल जाएगा आपको। तो यहां ये क्या डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन के फॉर्म में, और ये क्या डिनोट कर रहा है आपके लिए? स्केलर के फॉर्म में। ठीक है, तो इतना लिख लो, मैं ये मिटा रहा हूं। तो होप सो आपने लिख लिया होगा। तो हम लोग को देखो रिलेशन क्या मिला था, ये रिलेशन एक मिला था, ये एक रिलेशन मिला था। तो मैं लिखता हूं डी बी इज इक्वल टू, हम लोगों को क्या मिला था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे पहले एक चीज आप जान लीजिए कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए है, डीएल के लिए है। अगर आपको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड ओवर द रेंज चाहिए, यानी यहां से यहां तक के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप क्या करेंगे? बी वेक्टर या बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी वेक्टर। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर आपने आर को फिक्स कर दिया और साइन थीटा को फिक्स कर दिया, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 to L हो जाएगा। ठीक है, इफ थीटा फिक्स्ड हो जाए, ठीक है, आर क्या है? कांस्टेंट रहे, एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट जो आप सप्लाई कर रहे हैं आई क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे लिए कितना हो जाएगा? सब बाहर आ जाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर 0 to L डी एल हो जाएगा। ठीक है,
अब ये लेंथ आपके लिए कुछ भी हो सकता है, जिस लेंथ में आप वैरी कराना चाहें वो वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर फर्दर अब बात करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। तो ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इट इज ऑब्वियसली ये क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये क्या है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट है इसकी, ऐसा नहीं है कि ये डायमेंशनलेस होता है। तो ये क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। और इसको कहते क्या है, म्यू नॉट इज नोन एज परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां एक चीज हम लोगों को पता चली कि म्यू नॉट जो है वो डिनोट कर रहा है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को, यानी कि जब फ्री स्पेस में होगा तो म्यू नॉट होगा, किसी मीडियम में होगा तो वो क्या लिखा जाएगा, म्यू लिखा जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एक परमिटिविटी को पढ़ चुके हैं। परमिटिविटी इन फ्री मीडियम कितना लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और किसी मीडियम में उसको क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन लिख देते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। उसी तरीके से म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के म्यू नॉट हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। नाउ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने कहा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इसकी यूनिट हम लोग लिखते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है टेस्ला। एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट जो है वो क्या है, टेस्ला। और सॉरी टेस्ला, और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, टेस्ला हो गई, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी। और जो 1 टेस्ला की वैल्यू होती है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर की अगेन वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे लिए, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये हो गया, ओके। और ये हो गया एसआई यूनिट। व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ परमियाबिलिटी। तो यूनिट ऑफ परमियाबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, यूनिट ऑफ फ्री स्पेस, तो आ जाते हैं यूनिट ऑफ परमियाबिलिटी की। तो यूनिट ऑफ म्यू नॉट, यूनिट ऑफ म्यू नॉट। अब देख लेते हैं भैया, इसकी यूनिट क्या हो गई, फॉर्मूला देखो, इसकी यूनिट क्या हो गई, टेस्ला हो गया इधर, ठीक है। म्यू नॉट की यूनिट निकालना है, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, कांस्टेंट हो गया। इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर। और इसकी यूनिट क्या हो गई, पर मीटर स्क्वायर। और ये किस में रहेगा आपके लिए, एंगल में, डिग्री में रहेगा, ठीक है। तो उसकी यूनिट लिखेंगे नहीं। देयरफॉर यूनिट ऑफ म्यू नॉट, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यानी कि जो यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो जाएगी, ठीक है, ओके। या यहां से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, और डायमेंशन जब यहां से निकल जाएगा तो इसका भी डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी म्यू नॉट का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज की बात करते हैं। वी नो दैट 1 टेस्ला की वैल्यू कितनी होती है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। देयरफॉर म्यू नॉट इज इक्वल टू, देखो 1 टेस्ला की वैल्यू रख दे रहा हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन पर एम्पियर। और देखो पर मीटर है और यहां पर मीटर है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पर एम्पियर और ये एक पर एम्पियर है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 यूनिट हो गई, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है क्या है, टेस्ला जो है, उस मैग्नेटिक फील्ड यूनिट टेस्ला को कई बार हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं, गॉस के फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 टेस्ला की जो वैल्यू होती है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁴ गॉस होता है,
ठीक है, तो 1 टेस्ला की वैल्यू कितनी हो जाती है 10⁴ गॉस। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। कहां गया फॉर्मूला, ये रहा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये यूनिट हो जाएगी किसकी, सॉरी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। ठीक है, तो यहां से चाहे तो आप म्यू नॉट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 3.14, तो वैल्यू आज आपके पास आ जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। ठीक है, तो होप सो ये सब लिख लिया होगा। ओके, तो ये लिखो, उसके बाद कुछ सुनाता हूं मैं। रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, कहां पर, चाहे फ्री स्पेस में निकालो चाहे जहां निकालो, इन फ्री स्पेस, बस एक वैल्यू की फर्क हो जाएगी। फ्री स्पेस में रहेगा तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है, और अगर फ्री स्पेस में नहीं रहेगा तो किसी वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कहा कि रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सो वी नो दैट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फ्रॉम बायोट-सावर्त लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। वहां पर जो था हमारे लिए कौन सा, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में जो हम लोगों को वैल्यू मिलती थी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पर रखते हैं, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये दोनों वैल्यू कहीं बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन हम लोग देखें तो भाई ये क्या है, ये तो न्यूटन एम्पियर स्क्वायर में है, पर एम्पियर स्क्वायर में है, और ये किसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर में। कूलॉम मतलब चार्ज के फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग इसमें कि भैया हमने कहा कि 1 कूलॉम की वैल्यू कितनी होती है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। तो 1 कूलॉम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे लिए, देखो म्यू नॉट की वैल्यू भी यहीं से लिख देते हैं, म्यू नॉट बराबर 10⁻⁻7 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यहां से 1/ε0 की वैल्यू लिखते हैं, एंड 1/ε0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और पर कूलम क्या हो जाएगा, पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर मतलब उल्टा। ठीक, ओके, तो ये हो गया हमारे लिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब क्या काम करते हैं कि हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो देखो ये उल्टा कर देते हैं, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो गया, ये हो गया। ओके, तो उल्टा पर एक शेर सुनाता हूं कि गोशे बदल बदल के हमने रात काट दी, गोशे बदल बदल के हमने रात काट दी, अब के बरस कच्चे मकान में बरसात काट दी, और गला काट देता तो मलाल ना होता, गला काट देता तो मलाल ना होता, अफसोस ये है कि उसने मेरी बात काट दी। ठीक, तो बात की वैल्यू ज्यादा है भैया। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, अब देख लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, और यूनिट तो रहने देते हैं, यूनिट सब बाद में लिख दूंगा मैं। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, या इवन यूनिट भी लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर कितना है यूनिट न्यूटन
एम्पियर स्क्वायर इंटू हो गया। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एम्पियर स्क्वायर से ये एम्पियर स्क्वायर कैंसिल। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो गया, ये नीचे चला जाएगा बेटा, तो 1/9, ये नीचे गया तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻16। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे लिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन वो वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहां पर क्या है, उसके जस्ट उल्टा। तो लो मैंने क्या काम किया, अंडर रूट लगा दिया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया, 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूं तो 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो कि किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होता है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। पिछली बार नीट में क्वेश्चन आया था कि इसमें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है उसका डायमेंशन क्या होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का डायमेंशन क्या होगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होता है, देखो यहां से यूनिट देख लो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, सेकंड का डायमेंशन कितना होता है, T2, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L-2। तो L पहले लिखा जाता है तो लिख देता हूं, L-2 T2 डायमेंशन हो गया। ठीक, तो ये हो गया डायमेंशन। तो यहां पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रिलेशन बिटवीन परमियाबिलिटी एंड परमिटिविटी। तो हम लोगों को क्या मिला, द प्रोडक्ट ऑफ द permeability and permittivity in free space and their reciprocal of the square root will be equal to the value of the speed of light। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मिल जाएगी, लेकिन कहां पर, स्क्वायर रूट और रेसिप्रोकल में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।